गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जीवों की संरचना में आज का टॉपिक है कोशिका विभाजन। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका विभाजन होता क्या है। तो कोशिका के बारे में मैं बताऊंगा। प्राणी अथवा पादप दोनों की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है। पादप तथा जंतु दोनों वृद्धि करते हैं। कोशिका के बार बार विभाजन द्वारा ही जीवों में वृद्धि होती है। कोशिका स्वयं वृद्धि करने के बाद ही दो भागों में बराबर बंटकर ही संततित कोशिका बनाती है। इस प्रक्रिया में पहले केंद्रक दो भागों में विभाजित होता है तथा केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म विभाजित होकर दो संततित कोशिका बनाती है। प्रत्येक संततित कोशिका को अपना अलग अलग केंद्रक प्राप्त होता है। प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को केंद्रक विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस कहते हैं तथा कोशिका द्रव्य के विभाजन को कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और कोशिका विभाजन तीन प्रकार से होगा। देख लेते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार या कोशिका विभाजन तीन प्रकार से कौन कौन से पार्ट में बटा हुआ होता है। जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे होंगे, सबसे पहला भाग है आपका एसूत्री विभाजन एमाइटोसिस, दूसरा है सूत्री विभाजन और तीसरा है आपका अर्धसूत्री विभाजन। एसूत्री विभाजन यानी एमाइटोसिस अविकसित कोशिकाओं या अनडेवलप्ड सेल्स में पाया जाता है। इसमें केंद्रक का विभाजन नहीं होता। दूसरा देख लेते हैं सूत्री विभाजन, जिसको इंग्लिश में माइटोसिस कहते हैं। ये कायिक कोशिका या सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है। इसमें केंद्रक का विभाजन हो जाता है। और तीसरा जो है आपका अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, ये जनन कोशिका या जेनेटिक सेल्स या जर्म सेल्स में पाया जाता है और इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। एसूत्री विभाजन या एमाइटोसिस के बारे में थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। एसूत्री विभाजन प्राय कम ही पाया जाता है। कम विकसित एक कोशीय जीवों मुख्यतः पौधों, कवकों, शैवालों में पाया जाता है तथा विभाजन के पहले केंद्रक लंबा होकर बीच में संकरा होकर दो केंद्रकों में बढ़ जाता है। उसके बाद कोशिका द्रव्य भी विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बन जाता है। इसके बाद देखते हैं आपका समसूत्री कोशिका विभाजन या इसको कायिक या दैहिक कोशिका विभाजन भी कहते हैं। माइटोसिस या सोमेटिक्स सेल डिवीजन कहते हैं। बहुकोशीय प्राणियों का शरीर दो प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, दैहिक कोशिकाएं और दूसरा है जनन कोशिकाएं। दैहिक कोशिकाओं में सदैव समसूत्री विभाजन होता है, अर्थात इसमें विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता। सर्वप्रथम वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में केंद्रक विभाजन का अध्ययन किया और स्वीडन ने 1883 में इस विभाजन का विस्तृत अध्ययन किया। अब देख लेते हैं समसूत्री विभाजन का महत्व, यानी समसूत्री विभाजन का क्या महत्व होता है। इसमें कह सकते हैं कि इस विभाजन के कारण ही जीवों में वृद्धि तथा विकास होता है। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कुछ सूक्ष्म जीव इस विभाजन के द्वारा ही अलैंगिक जनन करते हैं। इसके द्वारा मात्र कोशिकाओं के समान ही दो कोशिकाएं बनती है। इसके द्वारा घाव बढ़ते हैं। जीवों के शरीर की मृत कोशिकाओं का भी इसी विभाजन द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है और इस विभाजन के द्वारा ही शरीर की सामान्य मरम्मत भी की जाती है। तीसरी अवस्था होती है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। इसको अर्धसूत्री विभाजन या न्यूनकारी कोशिका विभाजन या रिडक्शन सेल डिवीजन या मियोसिस कहते हैं। इसके बारे में हम बताएंगे कि इस कोशिका विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर चार संततित कोशिका बनाती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इस कारण इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होती है और इसके द्वारा जंतुओं में शुक्राणु यानी स्पर्म्स तथा अंडाणु, ओवम और पौधों में नर और मादा युग्मक बनते हैं। न्यूनकारी विभाजन की सर्वप्रथम खोज बीजमैन ने 1887 में की थी। इसका विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने उसके एक साल बाद 1888 में किया। यह विभाजन दो चरणों में पूरा होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन की दोनों अवस्थाओं और उनमें होने वाले परिवर्तन निम्न प्रकार हैं। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस को दो भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा था मियोसिस सेकंड्स।
मियोसिस फर्स्ट को विषम सूत्री विभाजन और जो मियोसिस सेकंड था उसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। विषम सूत्री विभाजन, इस विभाजन में दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जबकि मियोसिस सेकंड, इस विभाजन के अंत में चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह विभाजन बिल्कुल समसूत्री विभाजन की तरह ही होती है। इसके बाद मियोसिस को, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि इसको एक चित्र के द्वारा समझाया गया है कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले मियोसिस को दो भागों में डिवाइड किया गया, मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट को भी चार भागों में डिवाइड किया गया। जैसे पहला था प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा है मेटाफेज फर्स्ट, तीसरा है एनाफेज फर्स्ट और चौथा है टेलोफेज फर्स्ट। इसी प्रकार से मेटाफेज मियोसिस सेकंड को भी चार भागों में डिवाइड किया गया, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। इसी प्रकार प्रोफेज फर्स्ट को भी पांच भागों में डिवाइड किया गया। पहला है लेप्टोटिन, दूसरा है जाइगोटिन और तीसरा है पेचाटिन, चौथा है डिप्लोटिन और पांचवा है डाइकाइनेसिस। यानी प्रोफेज फर्स्ट को चार भागों में डिवाइड किया गया है और बाकी सब ऐसा ही है। अब आप देखेंगे कि ये काफी बड़ा चार्ट है, लेकिन इसको एक याद करने की थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। जैसे आपका मियोसिस फर्स्ट में आपका प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट है। इसी प्रकार से आपका अर्धसूत्री विभाजन में सेम है, खाली सेकंड लग रहा है, जैसे प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड और आपका टेलोफेज सेकंड। तो इनको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे आपका पी, इनके जो स्टार्टिंग के शब्द हैं उनको आप ले सकते हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। इनके चार शब्द जैसे पी एम ए टी, यानी इसको कह सकते हैं पुराना मेट, पुराना मेट। P for प्रोफेज, M for मेटाफेज, A for एनाफेज, T for टेलोफेज, यानी पुराना मेट। इस तरह से याद रखो कि मियोसिस के चार पार्ट होते हैं। पुराना मेट फर्स्ट लगा दो और मियोसिस सेकंड में आप सेकंड लगा दो। दिस इज द ट्रिक फॉर लर्न इन मेमोरी। इसी प्रकार से प्रोफेज फर्स्ट को भी आप याद कर सकते हैं, जैसे इसके आपके पांच पार्ट है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेचाटिन, डिप्लोटिन और डाइकानेसिस। इसको जैसे याद कर सकते हैं, जैसे ले जा पानी, डाई, डिप एंड डाई। ले जा पानी, डिप एंड डाई। ले का मतलब होता है लेप्टोटिन, जा का मतलब होता है जाइगोटिन, पानी का मतलब होता है पेचाटिन और डाई का मतलब, डिप का मतलब होता है डिप्लोटिन और डाई का मतलब होता है डाइकानेसिस। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे चित्र के माध्यम से, अब हम अर्धसूत्री विभाजन को समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले था आपका प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में था आपका, पहली स्टेज थी उसकी लेप्टोटिन, दूसरी थी जाइगोटिन, तीसरी थी पेचाटिन, फिर थी आपकी डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। सबसे पहली अवस्था जो थी उसकी डिप्लोटिन, उसको देख लेते हैं। उसमें जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे होंगे, पेरेंटल क्रोमोसोम्स है, एक मैटरनल क्रोमोसोम्स है और एक में न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच में जो क्रोमोसोम्स हैं, इसमें थोड़ा सा आकर्षण बल जो होता है बहुत कम होता है। दूसरी अवस्था जो है जाइगोटिन, इसमें जो आपका आकर्षण बल है वो थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे वो आपस में मिल तो नहीं पाते, लेकिन आपस में धीरे धीरे आगे आ जाते हैं। और तीसरी अवस्था जो होती है उसकी पेचाटिन, इसमें वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक लंबी और जटिल अवस्था बनाते हैं। गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण और बढ़ जाता है, जिसके कारण क्रोमोसोम एक दूसरे पर लिपट जाते हैं और उनके मध्य तनाव बढ़ जाता है एवं गुणसूत्र कुछ स्थानों से टूट जाते हैं एवं उनके साथ संयुक्त हो जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अगली अवस्था आती है डिप्लोटिन। इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें आकर्षण बल कम हो जाता है, गुणसूत्रों का पृथक्करण शुरू हो जाता है और क्रॉसिंग ओवर दिखाई देता है। गुणसूत्र पूरी तरह से पृथक नहीं होते, अपितु वे अब कुछ स्थानों पर जुड़े हुए इस स्थान को क्राइजमेटा कहते हैं। उपांति भवन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
अब इसकी अंतिम अवस्था डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में होता क्या है, यह एक अंतिम अवस्था होती है, यानी मियोसिस फर्स्ट की अंतिम अवस्था होती है। उपांति भवन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, क्रोमोसोम्स फुल्ली या पूरी तरह सेपरेट हो जाता है, केंद्रीय झिल्ली विलुप्त हो जाती है, केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार आपने प्रोफेज फर्स्ट की पांचों अवस्थाएं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचाटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस का अध्ययन किया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, सारे गुणसूत्र इक्विटोरियल प्लेस पर आ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन जाती हैं, गुणसूत्र की भुजाएं केंद्र की ओर व गुणसूत्र बिंदु ध्रुव की ओर विन्यासित हो जाते हैं। उसके बाद आता है आपका एनाफेज फर्स्ट। इसमें जैसे आप चित्र में देख ही रहे होंगे, गुणसूत्र बिंदु डिवाइड नहीं होते, विपरीत ध्रुवों पर बाइवेलेंट ध्रुव तक गति करते हैं, यानी दूर दूर हो जाते हैं। गुणसूत्रीय तुर्क तंतु में संकुचलन व अंतर क्षेत्रीय तुर्क तंतु में शिथिलन में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। अगली अवस्था आती है टेलोफेज फर्स्ट। जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे होंगे, इसमें आप देख रहे होंगे कि गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, केंद्रीय झिल्ली पुनः निर्मित होती है, केंद्रक पुनः निर्मित होते हैं और दो संततित कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे आप नीचे भी देख रहे हैं, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, यानी साइटोकाइनेसिस होते हैं, और दो संततित कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर आपकी जो मियोसिस फर्स्ट है उसकी अंतिम अवस्था कंप्लीट होती है। उसके बाद आते हैं इसी प्रकार से आपकी मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, उसमें 4 अवस्थाएं होती हैं, उसमें यानी उसके अंत में या उसके विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह विभाजन बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। इस प्रकार आपने अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन किया, जिसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के पार्टों का भी अध्ययन किया। अब हम लास्ट में या अंतिम में अर्धसूत्री विभाजन का महत्व जान लेते हैं। इसमें पॉइंट वाइज हम कह सकते हैं कि इस विभाजन के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या समान बनी रहती है। सेकंड पॉइंट कह सकते हैं, इस विभाजन के कारण माता पिता में काफी हद तक कुछ विभिन्नता युक्त संतान पैदा होती है। तीसरा पॉइंट में कह सकते हैं, इस विभाजन में जीन विनिमय होता है, जिसके कारण जीवों में नए गुण पैदा होने की संभावना होती है। नंबर 4 कह सकते हैं, इसके कारण विभिन्नता पैदा होती है जो जैव विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में सहायता करती हैं। और नंबर 4 कह सकते हैं कि इसके द्वारा एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार आपने जीवों की संरचना में कोशिका विभाजन के टॉपिक को खत्म किया, जिसमें आपने पढ़ा असूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।